हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कुरुक्षेत्र बैच में मैं बहुत जल्दी परिवर्तन करने वाला हूं कुछ। और परिवर्तन क्या है, अब आपको मैं पॉलिटी और आधुनिक भारत की टेस्ट सीरीज कराऊंगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल एक तरीके से चैप्टर वाइज रहेगा। ठीक है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास को देखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी यदि आप पीसीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप इसी वर्ष दरोगा बनने के लिए आपने संकल्प ले लिया है, या आप एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हो, यहाँ तक कि यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से संकल्पित हो गए हैं या आपने शपथ ले लिया है, तो बिल्कुल यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। यह क्लास आपको छोड़कर जाना नहीं चाहिए, लास्ट तक बने रहने चाहिए और डेली क्लास को आप फॉलो करते चलेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यदि आप कहीं पर क्लास नहीं भी करेंगे तब भी यह आपको बहुत फायदा देने वाली है, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत सहायता करेगी यह क्लास। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर साहब को, और तीसरा ऑप्शन कहता है बीएन राव को, और चौथा ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू को। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न यदि आपको मिलते हैं तो आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार थी? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, ठीक है, यानी ब्रिटिश जो सरकार की बात की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में किस निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? पहला ऑप्शन है लेबर पार्टी, दूसरा ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी, और तीसरा ऑप्शन है लिबरल पार्टी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूं। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल याद करते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के महासचिव थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी जिन्हें हम बापू के नाम से पुकारते हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा आंसर आ गया, सॉरी। चलिए 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था या अध्यक्ष बना था जेबी कृपलानी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये बहुत ही इसी तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? सदस्यों की संख्या थी 10, 15, 13, 12। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्लास को अच्छे से देखते चलिए। तो उस समय 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला था, या 15 महिलाएं उनमें सदस्य थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा से क्वेश्चन जो है टिपिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका क्या मुख्य कारण था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। पहला ऑप्शन है ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था।
दूसरा ऑप्शन है इस मामले में कांग्रेस विवश थी, सॉरी ऑप्शन एक ही है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। दूसरा ऑप्शन है ऐसा नहीं करने पर भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से के अवसर से वंचित रह जाता। और तीसरा ऑप्शन कहता है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। और चौथा ऑप्शन कहता है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि कांग्रेस चाहती थी कि सांप्रदायिक दंगे ना हो, उस समय उसको टालने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। देश के विभाजन मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ठीक ठाक प्रश्न है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? यदि आप इस वर्ष एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके आंसर का। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? पहला ऑप्शन है बेबल योजना, दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स योजना और चौथा ऑप्शन है चेम्सफोर्ड योजना। जल्दी से बताइए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे लगता है जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे वे भी, या जो इसका आंसर दे सकते हैं, या जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है, इनिशियल स्टेज है, वे भी इसका आंसर दे सकते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949, दूसरा ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 11 फरवरी 1948। जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ठीक ठाक प्रश्न है। संविधान पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और सी ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन कहता है ए.के. अय्यर। जल्दी से इसके आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसके आंसर करिए। तो जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ठीक ठाक प्रश्न है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था 1946 में? पहला ऑप्शन कहता है रक्षा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था, तीसरा ऑप्शन कहता है विदेश मामले में राष्ट्रमंडल के संबंध वाला विभाग था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो तब तक आप क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास था, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन कहता है कि 16 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1948, तीसरा ऑप्शन कहता है 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन 1946, चौथा ऑप्शन कहता है 9 दिसंबर 1946। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है विलियम वुड, दूसरा ऑप्शन है सर पेंथिक लॉरेंस और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सर जॉन साइमन और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए तब तक। और इसका आंसर हो जाएगा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे सर पेंथिक लॉरेंस थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इस तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम बोर्ड, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जल्दी से इसका आंसर करिए। और साथ ही साथ कोई भी छात्र बीच से छोड़कर जाएगा नहीं, पूरे सवाल को देखेगा और समझेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कठिन आंसर हैं, कठिन क्वेश्चन है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल आप अपने आप को रिग्रेट मत फील करिए, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों को अभी पढ़े नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वो अभी नहीं आ रहा है, बस आप जो पढ़े होंगे 2-4 चीज़ें हो सकता है अब आने वाला हो, मतलब कि अगली क्लास में मिलेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य विलियम वुड नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने इसको तो जरूर पढ़ा होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में स्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में जब मतलब भारत विभाजन की बात चल रही थी तो 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कि सीमा भारत पाकिस्तान की सीमा की अध्यक्षता पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है रेडक्लिफ और तीसरा ऑप्शन है रिचर्डसन और चौथा ऑप्शन है जेम्स बोल्ट। मुझे लगता है इसके आंसर मेरे सारे साथी दे सकते थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे होंगे। रेडक्लिफ के बारे में आप जानते हो कि भारत पाकिस्तान की रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाकिस्तान की रेखा या सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ कहा जाता है। और भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाले मैकमोहन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चलिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और बी.एन. राव। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे साथी दे सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अभी ही हमने पढ़ा था। ठीक है, ये ऑप्शन में है भी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा कथन मतलब सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और चौथा ऑप्शन कहता है तीसरा ऑप्शन कहता है कि संविधान निर्माण का अधिकार और चौथा ऑप्शन कहता है पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे प्रिय साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति की बात की गई थी। पाकिस्तान की स्वीकृति की बात की गई थी, यह सत्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। काफ़ी टिपिकल प्रश्न है, लेकिन आप लोग करने का प्रयास करिएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित और राजनीतिक दलों द्वारा नामित और तीसरा ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित और चौथा ऑप्शन कहता है लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित की बात की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन थे, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन बनने थे वे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आप और कुछ देखेंगे, लेकिन अब आप जानने वाले हैं आधुनिक भारत से प्रश्न। आधुनिक भारत के 2-4-10 प्रश्न हैं, ठीक है। 10 प्रश्न आपको आधुनिक भारत के डेली मिलेंगे ताकि आपकी हिस्ट्री की भी चीज़ें पूरी होती चले। चलिए क्वेश्चन
देखता हूँ, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा। तब तक आप पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई यानी 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्लासी का युद्ध हुआ कब था? चलिए एक बार हम थोड़ा से इसकी डिटेल करते चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें, देखिए हिस्ट्री तो मुझे पता है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, इसीलिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन को भी रख दिया है ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताते चलूँ और आपको याद होते चले। बिल्कुल क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखिए ये मत सोचिए कि क्लास लंबी हो रही है, देखिए मेरी ये मजबूरी है क्लास को लंबी करना, ठीक है। क्लास ये लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समय कम है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है और कम समय में हमें सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों के मध्य, और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जो थे उनका नेम क्या था? नवाब सिराजुद्दौला था। कहाँ पर हुआ था? प्लासी नामक इसके स्थान पर, और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर कर रहे थे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए कि प्लासी की लड़ाई यानी 1757 में अंग्रेजी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था जब बक्सर का युद्ध हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आउड। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हेक्टर मुनरो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन चलिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। दरअसल क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा पहला पॉइंट, ठीक है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सर हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ से, और अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त कमान में मुस्लिम सेना को पराजित किया था, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या हुआ था? अंग्रेजी सेना ने क्या किया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त कमान में क्या किया था? मुस्लिम सेना को पराजित किया था, ठीक है। हेक्टर मुनरो को याद रखिएगा किससे संबंध रख रहा है? जब 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था, 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? पहला ऑप्शन है 1757 से 1767 तक, और दूसरा ऑप्शन है 1764 से 1793, और तीसरा ऑप्शन कहता है 1765 से लेकर 1772 तक, और चौथा ऑप्शन कहता है 1760 से लेकर 1793, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। दरअसल क्या हुआ था, देखिए कब से कब तक चला था, पहले तो इसका मुख्य आंसर जान लीजिए। तो इसका मुख्य आंसर है 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। बंगाल का द्वैध शासन चला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। बंगाल के युद्ध के बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजी सेना के कब्जों में आ गया। देखिए समझिएगा इसको, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना उसको जीत गई बक्सर का युद्ध, और जब अंग्रेजी सेना बक्सर का युद्ध जीत गई तो उसके बाद जो बंगाल था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दी। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है बंगाल में द्वैध शासन या द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। दरअसल क्या था कि इस असल में द्वैध शासन के नाम पर बंगाल में लूट का आरंभ यहीं से चालू हो गया था, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं।
यह योजना रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यह योजना किसने बनाई थी द्वैध शासन लगाने का बंगाल में, तो रॉबर्ट क्लाइव की योजना थी, रॉबर्ट क्लाइव की योजना थी, रॉबर्ट क्लाइव की योजना थी। बिल्कुल याद करते चलिए यहीं से, ठीक है। मुझे पता है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझते चलिए। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से लेकर 1772 तक। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत सहायक होगी, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था? ठीक है, कौन था कि सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब और मैसूर का राजा। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो हैदराबाद का निजाम पहला शासक था जिसने क्या किया था कि सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो शासक था भारतीय, वो था हैदराबाद का निजाम। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार आइए बात कर लेते हैं सहायक संधि है क्या, इसके बारे में थोड़ा जल्दी से समझते हैं। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। देखिए दरअसल क्या हुआ था, लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि आप सभी लोग हमसे क्या करिए, सहायक संधि पर हमारे हस्ताक्षर कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम आपको सहायता देंगे। दरअसल इसमें फिर से समझिएगा, यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। जो भारतीय रियासत थी और अंग्रेजी सेना के बीच में यह संधि चल रही थी, सहायक संधि। और किसने इसको पहले स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। और यह योजना किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की योजना थी। और किस लिए सहायक संधि को इन लोगों ने लाया, अंग्रेजों ने? तो इसलिए लाया कि उनके अंग्रेजी राज्य में क्या हो सके, विस्तार हो सके। और इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर मार्किस डुबले ने किया था। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? हैदराबाद का निजाम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। और उसके बाद अवध के नवाब ने 1801 में किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में किया। मैसूर तथा तंजौर के रियासत के मतलब राजा ने 1799 में किया। और बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में किया। तो इतना मत याद रखिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दरअसल इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, जब 1857 की क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ? 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से कंपनी के शासन को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत में कंपनी के शासन को पूरी तरीके से कैसे समाप्त कर दिया गया या कब समाप्त कर दिया गया? तो एक अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया जब 1857 की क्रांति हुई भारत में। और उसके बाद 1858 के समय में क्या कर दिया गया कि कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण यानी सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है। दरअसल क्या हो जाता है, एक बार आप समझिएगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, ठीक है। फिर अब इसके 1857 के बाद क्या हो गया, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में चला जाता है। और एक तरीके से रिपोर्टिंग कौन करता है कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी कौन देता था? लॉर्ड कैनिंग देता था, जिसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बस थोड़ी देर इंतजार करिए, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? पहला ऑप्शन है मंगलोर की संधि, दूसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम की संधि, तीसरा ऑप्शन है मैसूर की संधि और चौथा ऑप्शन है बिदनूर की संधि। जल्दी से इसके आंसर करिए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था तो उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि की थी, श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। चलिए एक बार इसको समझिएगा। दरअसल क्या हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो एक क्वेश्चन आपको और मिल गया यहाँ पर कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। फिर क्या होता है इसमें, जबकि मैसूर का नेतृत्व करने वाला कौन था? टीपू स्वयं ही कर रहा था। तो मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू कर रहा था। और इस युद्ध में क्या होता है, निजाम तथा मराठे अंग्रेजों के साथ ही रह रहे थे और इस युद्ध में टीपू को बुरी तरह से पराजय मिली। इस युद्ध में क्या होता है कि टीपू को पूरी तरीके से पराजय मिलती है और अधिकांश जगहों पर उसे तीनों सेनाओं द्वारा हार मिल जाती है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के लिए टीपू क्या करता है, अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि कर लेता है और इसी संधि के तहत टीपू को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। देखिए यहीं से टीपू एक अच्छा शासक होते हुए भी यहीं से कमज़ोर हो जाता है जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, या अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय किसे मिली थी? टीपू सुल्तान को मिला था। और टीपू सुल्तान जो था इस युद्ध की समाप्ति के लिए उसने क्या किया था, श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। और यहीं से टीपू सुल्तान जो हो जाता है कमजोर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है अगला क्वेश्चन। राज्यक्षय और यानी कि हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थे? हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? जल्दी से इसके आंसर बताइए। हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और डलहौजी। जल्दी से इसके आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी के यह सिद्धांत था, या कौन सा सिद्धांत था? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति का सिद्धांत, जिसे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। और 1848 से 1856 तक यह चलता रहा। तो भारतीय इतिहास में हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, 1848 में यह तैयार किया था नुस्खा हड़प नीति का। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस सिख गुरु ने फारस में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? पहला ऑप्शन है गुरु हरिराज, दूसरा ऑप्शन है गुरु हरिकिशन, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। बस जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। और जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा जो है फारसी है। और भारत के गौरवमय इतिहास में 2 पत्र के रूप में विश्वविख्यात हुए थे। बस 2 मिनट और इंतजार करिए, लास्ट में आपका 1 ही मिनट में हो जाएंगे ये लास्ट ये क्वेश्चन। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड बेंटिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति भी लाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ हमारे नए साथी जो जानने वाले हैं वे क्या करते हैं, पहले डिसलाइक करते हैं फिर बाद में डिसलाइक हटा लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। यही समाप्त